हेलो एंड वेलकम इन द यूथ पाठशाला। आज का एपिसोड आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकता है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे हों या फिर आप किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होने का मन बना रहे हों या फिर आप यूनिवर्सिटी बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हों, अगर आपने आज की इस पाठशाला को ज्वाइन किया और इसमें जो सबक हम सीखने जा रहे हैं, जिस इशू पर हम बात करने जा रहे हैं, अगर आप उसमें मन लगाकर मेरे साथ लगभग 1 घंटे बैठकर सुन लेंगे, बात कर लेंगे, तो मैं दावे से आपको कहता हूं कि आपकी ज़िंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी। मित्रों, जब मनुष्य तैयारी करता है, परीक्षा देता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में जो भय उसका होता है वो परीक्षा का ही भय होता है। और परीक्षा के भय में जो सबसे ज़्यादा भय की स्थिति बनती है वो होता है परीक्षा हॉल। जी हाँ, परीक्षा हॉल तक पहुँचते पहुँचते मैं एक प्रोफेसर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में मैंने हज़ारों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के विद्यार्थियों को देखा है। वो परीक्षा हॉल में पहुंचने के बाद उनके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, चेहरे पर पसीने की बूंदें चमचमाने लगती हैं और वो घबराहट के कारण बहुत कुछ अस्त व्यस्त से हो जाते हैं। मैं आपसे मनोविज्ञान के ज्ञाता के रूप में और परीक्षाओं के लंबे अनुभव के आधार पर आज आपसे वो टिप्स शेयर करना चाहता हूं जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे या सुने होंगे तो आधे अधूरे सुने होंगे, जिनके बारे में जानकारी पूरी तौर पर पुख्ता रूप में आपके पास नहीं होगी। आप क्रम से उनको सुनिए, जांचिए। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि इस एपिसोड को आप सेव करें, अपने पास रिजर्व रखें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और पहुँचाएँ। यह आपकी ज़िंदगी की एक ऐसी उपलब्धि को रेखांकित करने वाला है जिसके बारे में आपको खुद को यकीन नहीं होगा, अपने आप के बारे में आपको अपना विश्वास स्वयं को पता नहीं होगा। मेरा पहला सवाल है कि परीक्षा हॉल में जो आप सफलता की बात कर रहे हैं, तो वो परीक्षा हॉल की सफलता आपकी कैसे होती है? बात यह है कि परीक्षा हॉल में आपका कौन बॉस होता है? परीक्षा हॉल का बॉस होता कौन है? आप परीक्षा देते आए हैं, आपने बोर्ड एग्जामिनेशन से लेकर के और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं। कौन होता है आपकी परीक्षा का बॉस? सोचिए जरा। इन्विजिलेटर? जी नहीं। सेंटर सुपरिटेंडेंट? बिल्कुल नहीं। फ्लाइंग स्क्वाड? भूल जाइए। आपके यार दोस्त जो अगल बगल में बैठे हुए हैं वो? बिल्कुल नहीं। तो आखिर परीक्षा में आपका बॉस होता कौन है? बिल्कुल ठीक सोचा आपने। परीक्षा में आपका बॉस आप खुद हैं, अपने बॉस आप हैं और आप जो तय कर लेंगे उसे कोई नहीं बदल पाएगा। आपने अगर तय कर लिया, आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है, आदमी लक्ष्य तो तय करे, लक्ष्य तय कर लेंगे तो फिर आप मुकम्मल सफलता हासिल करके रहेंगे। परीक्षा को कैसे देना है, परीक्षा को कैसे अटेंड करना है, और वो परीक्षा हॉल में वो परीक्षा चाहे 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, वो कैसे भी परीक्षा हो, उस परीक्षा की रणनीति ही आपकी सफलता का मार्ग तय करेगी। आप अगर मानसिक तौर पर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अगर आपने मन में ठान लिया है कि आज जीतना है, लक्ष्य को हासिल करना है, सफलता को अर्जित करना है, खुशियों को अपनी मुट्ठी में बंद करना है, तो फिर दोस्तों आपको कोई नहीं पीछे धकेल सकता। तो आइए एक एक करके उन मुद्दों पर बात करते हैं जो परीक्षा हॉल से जुड़े हुए हैं और जो वो 2 घंटे, जिन 2 घंटों में परीक्षा में आप शामिल होकर अपने भविष्य को निर्धारित करना चाहते हैं, वो 2 घंटे कैसे होने चाहिए। तो सबसे पहली ज़रूरत क्या है उसमें? तो सबसे पहली ज़रूरत यह है कि आप अपना टाइम का निर्धारण कीजिए। जी हाँ, परीक्षा में वो जो 2 घंटे हैं, यानी 160 मिनट, 120 मिनट या 160 मिनट या 180 मिनट, जितना भी आपके पास अलॉटेड समय है, उस अलॉटेड समय का वैसा ही हिसाब रखिए जैसे एक बैंक में कैशियर अपने पैसे का हिसाब रखता है। कितना जमा हुआ, कितना इशू हुआ, कितना शेष बचा। अगर आपने बैंकिंग के इस फॉर्मूले को याद रखा तो दोस्तों 1 मिनट भी आपका जाया नहीं होगा, 1 मिनट भी आपका बर्बाद नहीं होगा। तो परीक्षा में समग्र एकाग्रता और आत्मविश्वास के साथ सबसे पहली रणनीति यही निर्धारित कीजिए कि आप अपने समय को कैसे बांटना चाहते हैं, कैसे उसमें उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये काम आपको परीक्षा आरंभ होते ही तय करना पड़ेगा। जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो बैठने के साथ ही आपको यह बात तय करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि पेपर में जो निर्देश दिए गए हैं, सबसे पहले सावधानी से उनको पढ़ना पड़ेगा। निस्संदेह अगर परीक्षा 2 घंटे की है, 3 घंटे की है, तो वैसी रणनीति होगी, लेकिन अनुभव की कमी के कारण कई बार विद्यार्थी या परीक्षार्थी बार बार
उन्हीं गलतियों को दोहराते चले जाते हैं जो वो पिछली परीक्षाओं में करते आए हैं। तो क्या करना जरूरी है? कुछ बातें आपको सामान्य तौर पर समझने की आवश्यकता है, अमल में लाने की ज़रूरत है। तो पहले तो आप अपने दिमाग से कट ऑफ मार्क्स के भय को हटा दीजिए पूरी तरह। पिछले साल कट ऑफ मार्क्स कितना गया था, उससे पिछले साल इतना गया था, इससे पिछले साल इतना गया था। अगर आप कट ऑफ मार्क्स की झमेले में पड़ जाएंगे तो आप निश्चित तौर पर लूजर हो जाएंगे। परीक्षा में बैठते समय आपको किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पेपर में कितने सेक्शन दिए हुए हैं। अगर 2 सेक्शन है, 3 सेक्शन है, 5 सेक्शन है, 4 सेक्शन है, सबसे पहले उन सेक्शंस को देखिए और उसके बाद जरूरी बात यह है कि पेपर के हर निर्देश को सावधानी पूर्वक पढ़िए। ध्यान रखिए कि अगर आपने एक एक निर्देश को सावधानी से पढ़ा तो ये जो निर्देश पढ़ने का जो समय आपका लगा है, ये समय आपका बर्बाद नहीं हुआ। ये समय आपके पूरे प्रश्न पत्र को, प्रतियोगी परीक्षा के पूरे प्रश्न पत्र को निर्धारित करने में सहायता देगा आपकी। अगर आपने निर्देश नहीं पढ़े, और ये भी ध्यान रखिए कि आप ये बिल्कुल मत समझिए कि पिछले साल के जो निर्देश हैं वही निर्देश इस साल होंगे। हो सकता है कि उन निर्देशों में परिवर्तन आ गया हो। एग्जामिनेशंस हॉल में परीक्षा के प्रभारी के रूप में मैंने ऐसे कई बार देखा है, एग्जामिनेशन इंचार्ज के रूप में, कि पिछले निर्देशों को हम अपने इन्विजिलेटर्स को कहते रहते हैं, अपने जो परीक्षार्थी होते हैं उनको भी कहते हैं, ध्यानपूर्वक उनको पढ़ने के लिए कहते हैं। मैं तो ये भी करता था कि परीक्षा हॉल में इन्विजिलेटर के रूप में जब मैं ड्यूटी दी है मैंने, तो मैंने कहा कि 5 मिनट तक हम सावधानीपूर्वक अपने पेपर को पढ़ेंगे, कोई मूवमेंट नहीं होगा, इधर उधर नहीं करेंगे, गर्दन नहीं हिलाएंगे, पेन नहीं निकालेंगे, चश्मा नहीं निकालेंगे, घड़ी नहीं हटाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, नथिंग। स्टेच्यू बन जाइए, स्टेच्यू बनकर केवल अपने पेपर पर फोकस कीजिए और पेपर में जो ऊपर निर्देश दिए हुए हैं उनको सावधानी से पढ़िए। वो छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर सर्किल में कई बार होता है पेंसिल से लगाना होता है, फिर बाद में संशोधन हुआ कि नहीं बाल पेन का इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद कोई संशोधन आया कि रबर का यूज नहीं करना, उसके बाद आया कि किसी भी तरह का क्रॉस नहीं लगाना। तो जो छोटे छोटे परिवर्तन आते हैं, इन परिवर्तनों को ध्यान से पढ़िए और उनको ध्यान दीजिए। पेपर में अगर आप निर्देश ठीक से पढ़ लेंगे तो पेपर के अंदर जो प्रश्न पत्र की जो समय प्रबंधन की आपकी क्रिया है वो बहुत सरल और आसान हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट, जिंदगी का काम ही समय का प्रबंधन है। जिसने टाइम मैनेजमेंट का गुण सीख लिया वो लाइफ में कहीं असफल नहीं होता। आप टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें, अगर आपको एरोप्लेन से यात्रा करनी है तो आपको पता है ना, चेक इन कितनी देर पहले होता है, रिपोर्टिंग टाइम 3 घंटे पहले हो गया, पहले 2 घंटे होता था, अब 3 घंटे हो गया। तो परीक्षा हॉल में भी जा रहे हैं तो रिपोर्टिंग टाइम 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट का जो समय है उसका ध्यान रखिए। सुरक्षा की दृष्टि से उस रिपोर्टिंग टाइम का ध्यान रखिए। भागते भागते मत जाइए, दौड़ते दौड़ते मत जाइए। दौड़ने पर बहुत सारी असुविधाएं होती हैं, अनहोनियां हो जाती हैं, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। आपकी पेपर 12 बजे शुरू होना है और 11 बजे तक आप घर पे बैठे हुए आप सोच रहे हैं कि मैं रिवीजन पर रिवीजन किए जा रहा हूँ, रिवीजन पर रिवीजन कर रहा हूँ और साहब मेरी सफलता बिल्कुल पक्की है, अब एक भी क्वेश्चन मेरा बचेगा नहीं। और आप बड़े पीठ थपथपा के खड़े हुए और आपने कहा कि शाबाश, मैंने आज अपना पूरा का पूरा पेपर तय कर लिया, सारा पढ़ लिया, सब कुछ याद हो गया है। और उसके बाद जब आप पेपर देने के लिए रवाना हुए उस समय पता लगा कि आपकी बाइक में पेट्रोल नहीं है, आपकी बाइक स्टार्ट होने से मना कर रही है, आपकी स्कूटी पंचर हो गई है, आपके रास्ते में गड्ढे हो गए हैं, जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वो रास्ता पुलिस ने बंद कर दिया है, कई सारे कारण हैं। तो आपको रिपोर्टिंग टाइम ये मत मान के चलिए कि आप उसी समय जो तय किया है, अगर आप 15 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, आधा घंटे पहले पहुंच जाएंगे अपने परीक्षा सेंटर पर तो कोई हर्ज नहीं है। आप वहाँ पहुँचिए और समय पर पहुँचकर आप उसका ध्यान रखिए। तो परीक्षा का जो अनिवार्य पहलू है वो समय का प्रबंधन है, उसकी जटिलताओं को समझिए और निर्धारित समय पर अपने ज्ञान के चक्षु खोल दीजिए। ओपन योर नॉलेज विंडो, अपने ज्ञान के चक्षु खोलिए। ये ध्यान रखिए कि जो लोग ये समझते हैं कि साहब मैं परीक्षा केंद्र पर जाने के बाद घुसते घुसते भी, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इन्विजिलेटर रूम में घुस गया, कॉपियां रख रहा है और वो दरवाजे पर खड़े होकर और जल्दी जल्दी कुछ पन्ने पलटने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्रतियोगी परीक्षा का, और जब उसको उनको आवाज़ लगाई तो फेंक करके किताब को भागते हैं जल्दी से। ये जो हड़बड़ी है, ये हड़बड़ी टाइम मैनेजमेंट को किल करती है।
इस टाइम मैनेजमेंट को जिसने जीत लिया है वो आधी सफलता पहले ही तय कर लेता है। कहा जाता है कि कुशल रणनीति, कुशल योजना बनाने पर सफलता का आधा मार्ग पहले ही सुनिश्चित हो जाता है। अगर आपने ये कर लिया तो मान लीजिए कि 50% तो सक्सेस आप पहले ही हो चुके हैं। अब करना क्या है, उसमें आपको कैसे कैसे टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है, कैसे आप काम करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि कितने प्रश्न करने जरूरी हैं। आप कितने प्रश्न करने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हैं, कितने शब्दों में लिखना है, गोले बनाने हैं या 50 शब्द में लिखना है या 10 शब्दों में लिखना है या 100 शब्दों में लिखना है, उन सारे चीज़ों को आप तय करिए। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प दिया हुआ होता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर दे रहे हैं तो उसमें आपके सामने ABCD 4 ऑप्शन होंगे और उन ऑप्शंस में से फिर आप किसी गलत को या किसी सही को चुनने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखा, उदाहरण के तौर पर 2 घंटे का समय है, 100 प्रश्न आपको करने हैं, यानी 60 मिनट में 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न करना है। तकरीबन 1 मिनट से ज़्यादा आपको समय मिल रहा है, लेकिन जो 20 मिनट है उनको आप रिजर्व कर दीजिए, अलग कर दीजिए। तो इसका मतलब 1 मिनट में 1 प्रश्न आपको करना है। अब 1 मिनट में 1 प्रश्न करना है तो 60 सेकंड में आपका 1 प्रश्न आ रहा है। तो चुनकर सही उत्तर पर फोकस करते हुए पहले कहीं हल्का सा डॉट करिए, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 10 खुद चुन लीजिए और जब आप कंफर्म हो जाएं कि हाँ 10 प्रश्न मेरे सही हो गए हैं तो उनको डॉट्स को भरना शुरू करिए। या फिर आप प्रत्येक प्रश्न ऑप्शन अगर आपके सामने आपको सही लग रहा है, मैं वो आपको इसलिए कह रहा हूँ डॉट करके पॉइंट करके छोड़ने की बात, कि हो सकता है कि आपने जब पॉइंट किया हो तब तक आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो और उसका सही उत्तर आप उसके इर्द गिर्द कुछ और हो, तो बहुत आसानी के साथ उस समय, चूंकि आपने गोला भरा नहीं है तो बहुत आसानी से आप दूसरे गोले पर टिक करके उसको भर देंगे। लेकिन अगर आपने पहले ही भर दिया और फिर बाद में सेकंड थॉट में आपको आया कि अरे ये तो गलत हो गया, मैंने गलत भर दिया, तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि फिर आपके पास बदलने के अवसर नहीं होंगे। तो परीक्षार्थी को जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है, आप तय करिए कि कितने प्रश्न आपको करने हैं। सामान्य तौर पर विद्यार्थी करते क्या है कि कट ऑफ मार्क्स की रणनीति में उलझ करके रह जाते हैं। तो वो पता लगा कि साहब 137 कट ऑफ मार्क्स था तो आप 140 करके खुश हो गए कि मैं तो 140 कर आया। जब आपका रिजल्ट आया तो पता लगा 157 कट ऑफ मार्क्स हो गया था। तो जो आपका जो तय हुआ था वो सब गड़बड़ हो गया। तो इसलिए अपने मैनेजमेंट में ये गलती कभी नहीं करिए। आप 100% प्रश्नों को अटेंड करिए और उन प्रश्नों में से क्रमबद्ध ढंग से अपने प्रश्नों को आगे बढ़ाइए। करेंगे कैसे? 100% प्रश्न तो करने, लेकिन कैसे करने हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि आप उन प्रश्नों को सेलेक्ट कीजिए जिन प्रश्नों के बारे में आप 100% कन्फर्म हों, यानी अपनी नॉलेज को आगे करिए। नॉलेज का मतलब हो गया आप 100% जानते हैं कि इन प्रश्नों के सही उत्तर यही हैं, और आपको अगर ये मालूम है तो फिर बिना किसी उधेड़ बुन के, बिना किसी घबराहट और परेशानी के आप अपने प्रश्नों का उत्तर चयन कीजिए, उन पर गोले लगाइए और गोले लगाकर आगे आराम से बढ़ जाइए। क्योंकि अगर आपने अपने नॉलेज को आगे कर दिया, अपने विश्वास को आगे किया, अपने हिम्मत को आगे किया, अपनी परीक्षा के संदर्भ को आगे किया, तो आप बहुत सरलता से और आसानी के साथ उसमें जुड़ जाएंगे। आपको ये भी करना चाहिए कि जिन प्रश्नों के बारे में आप 100% पुख्ता हैं, पहले उनको अटेंड करें और उसके बाद धीरे धीरे क्रम से आगे वाले प्रश्नों पर जाएं। मान लीजिए 100 प्रश्न करने हैं और 100 प्रश्नों में से आपके पास 40 प्रश्न ऐसे हैं जिनके बारे में आप 100% पक्के हैं, तो पहले उन 40 को अटेंड कर दीजिए। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट पर आपने देखा कि 20 प्रश्न और ऐसे हैं जो मैं पक्का हो गया हूं अब, तो फिर उन 20 प्रश्नों को कीजिए और इस तरह अपने प्रायोरिटी के आधार पर प्रश्नों को अटेंड करते चले जाइए। अगर आपने प्रायोरिटी के आधार पर प्रश्नों को अटेंड किया है तो निश्चित रूप से आपकी पकड़ उम्मीदवार के रूप में परीक्षार्थी के जो चयन होने वाली सूची है उसमें बहुत मजबूत होगी, और आप सारे उम्मीदवार सभी प्रश्नों को हल करने का जो लालच कर लेते हैं और लालच छोड़ करके और जिनकी मजबूत पकड़ होती है उन पर चले जाते हैं, तो ज़्यादा सफलता मिलती है। कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में था 100 के 100 प्रश्न अटेंड कर लेंगे हम, तो करिए, आप मना नहीं है, लेकिन पहले उन पर फोकस कीजिए जिन पर आपको 100% भरोसा है।
अगर आप 100 प्रश्न अटेंड करने जा रहे हैं और नेगेटिव मार्किंग हो रही है तो बहुत सावधान हो जाइए। जी हाँ, अगर नेगेटिव मार्किंग है और अगर आप नेगेटिव मार्किंग के कारण आपने तुक्के लगाए, ताबड़तोड़ प्रश्न अटेंड किए, तो पता लगा कि जी इतनी उपलब्धि थी वो ऋणात्मक हो गई है, नेगेटिव हो गई है। तो वो नहीं करना है आपको। आप पुख्ता नॉलेज के आधार पर अटेंड कीजिए। इसके बाद आपको करना ये है कि आप सभी खंडों के यानी सारे पार्ट्स को जरूर पढ़ें। और कई तरह के मॉडल आते हैं पेपर्स के। कई बार आता है सभी खंडों में अनिवार्य रूप से सारे प्रश्न करने होते हैं। कई बार डायरेक्शन आ जाता है कि किसी खंड में इतने प्रश्न करने, दूसरे खंड में इतने, तीसरे खंड में इतने प्रश्न करने हैं। तो जो डायरेक्शन दिया हुआ है पार्ट वाइज, जो ABC सेक्शन जो दिया हुआ है, उस सेक्शन पर फोकस कीजिए। ये परीक्षा से जुड़ी हुई वो बातें हैं जिन पर बहुत सावधानी से ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर हमने सावधानी, कहते हैं ना, सावधानी हटी, बोलिए आगे, दुर्घटना घटी। बिल्कुल ठीक बोला आपने। सावधानी हटते ही दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं। तो अपने मन को नियंत्रित रखिए, मस्तिष्क को नियंत्रित रखिए। आप असाधारण हैं, अपने ऊपर भरोसा कीजिए। आपके पास जो मेमोरी है वो आपको निश्चित तौर पर सफलता दिलवा सकती है, लेकिन इसके लिए खुद पर भरोसा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और भरोसे का जो सबसे बड़ा आधार है वो है परीक्षा प्रश्न पत्र में दिए गए मॉडल्स को एक एक करके हम पहचान लें, पढ़ लें, जान लें कौन कौन से सेक्शन करने जरूरी हैं। किसी सेक्शन में ऐसा तो नहीं है कि ऑप्शनल दे रखा हो, आइदर और सेक्शन A करिए या B करिए, और आपने दोनों नहीं पढ़ा और आपने A और B दोनों ही कर दिए, और C जो कंपलसरी था उसको छोड़ दिया आपने। जी हाँ, ऐसा बहुत बार देखा है मैंने कि एग्जामिनेशन में लिखा पार्ट आइदर और, पार्ट A और B, जो और था बीच का उसको पढ़ना भूल गए। पार्ट A में से भी सवाल कर दिए, पार्ट B में से भी कर दिए, और नीचे लिखा हुआ था पार्ट C इट इज़ मैंडेटरी, ये अनिवार्य है, कंपलसरी है, उस पर ध्यान नहीं गया और आपने उसको छोड़ दिया, यानी आपने आधा पेपर छोड़ दिया। तो ऐसी गलती नहीं करें, ध्यान से एक एक करके कोई प्रश्न छूटे नहीं, सावधानी से करें। और शेष जो प्रश्न छूट गए हैं उनके लिए आपके पास समय होगा, हम आगे बात कर रहे हैं अभी उन पर। आपको कैसे अपनी रणनीति बनानी है, उस रणनीति पर फोकस करने की जरूरत है। आप कट ऑफ मार्क्स के चक्कर में जो पड़ जाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ें। आप कट ऑफ मार्क्स से दूर रहें आप, और हर निर्देश को गौर से पढ़ें आप, ये बहुत ज़रूरी बात है। क्या होता है कि जब निर्देशों को हम सावधानी से नहीं पढ़ते हैं तब हमारे लिए दिक्कत आ जाती है। आंसर शीट जब हमें मिलती है तो आंसर शीट पर क्या क्या पढ़ने की चीज़ है बताइए आप। आपको आंसर शीट मिल गई, उत्तर पुस्तिका मिली, उत्तर पुस्तिका में क्या पढ़ना है? अभी तक हम केवल प्रश्न पत्र पढ़ने की बात कर रहे थे। उत्तर पुस्तिका या उत्तर तालिका को भी पढ़ें। क्यों पढ़ें? उत्तर तालिका में आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं, आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं, उस पर अन्य कोई सूचना अंकित करनी है, कोई कोड नंबर आपको मिला हुआ है, कोई विशेष डिटेल्स आपके बारे में पूछी गई है, तो उन सबको सावधानी से आप भरें। और ध्यान रखें, अपने हस्ताक्षर ही नहीं करने हैं आपको, केवल आप इन्विजिलेटर महोदय के भी उस सीट पर साइन करवा लिए हैं। वो कई बार इन्विजिलेटर भूल जाते हैं, चूक जाते हैं, पहले वाले का किया, आप बात करने लग गए, वो आगे चले गए, पीछे छूट गया आपका। बुलाइए, बुला के कहिए कि सर मेरे सामने आपके भी साइन इस पर आप कर दीजिए। तो ये बहुत छोटी बात है, लेकिन अगर ये ध्यान नहीं रखा ना तो कई बार जब किसी बंडल को किसी वजह से खोला जाता है, रीओपन कर लिया जाता है, दोबारा से खोला जाता है, तो उस समय ये सारी जो त्रुटियां हैं वो परीक्षार्थी के लिए भारी पड़ जाती हैं। कई बार ये माना जाता है कि मैनिपुलेशन हो गया है, कई बार ये मान लिया जाता है कि बाद में कोई ऊपर से इस आंसर शीट को दोबारा से जोड़ दिया गया है, ऊपर से रखा गया। इन सारी संभावनाओं से बचने का सीधा और सरल उपाय है, आप अपने पेपर को जितनी सावधानी से पढ़ रहे हैं उतनी ही सावधानी से आप अपने आंसर शीट को भी पढ़िए। और आंसर शीट को जब पढ़ रहे हैं तो किसी भी प्रकार की आप जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। आप किसी भी तरह के उसमें, क्योंकि जब आप निर्देश पढ़ते हैं तो कई निर्देश में नई सूचनाएं होती हैं, और हमने देखा कई विद्यार्थी ऐसे लाइन फेरते रहते हैं करके और बिल्कुल हाँ साहब पढ़ लिया। नहीं, ऐसे मत पढ़िए आप। एक एक शब्द को, जैसे हम चबा चबा के खाना खाने की बात सुनते आए हैं, वैसे ही आँख गड़ा गड़ा के एक एक निर्देश को पढ़ना चाहिए।
सावधानी से अगर आप पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो प्रश्न पत्र का जो हल करने की जो प्रक्रिया है वो सरल हो जाएगी आपके लिए। नई सूचनाओं से आप भरपूर हो जाएंगे। और जब ये सारा काम हो जाए तो पूरे प्रश्न पत्र को भी सावधानी से देख लीजिए। एक बार पूरे प्रश्न पत्र को सावधानी से देखिए। पूरे प्रश्न पत्र को सावधानी से देखने का मतलब हो गया ऊपर से नीचे तक उसको पूरा पढ़ डालिए। बहुत सारे लोग कहेंगे इससे टाइम खराब होता है। जी नहीं, ये टाइम खराब नहीं होता, बल्कि आपका समय बचता है, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। सबसे पहला काम होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। जब आप पेपर पढ़ रहे होते हैं तो आप खुश होते हैं कि हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो जब आप ऊपर से नीचे तक पूरा प्रश्न पत्र पढ़ लेंगे तो दिस विल बी ए बूस्टर डोज ऑफ योर मोरल सेटअप। जी हाँ, आपके मनोवैज्ञानिक को इससे 4 चांद लग जाएंगे, आपके उत्साह को, आपके उमंग को, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न पत्र में वो सारे प्रश्न पूछ लिए गए हैं जिन प्रश्नों के बारे में हम तैयारी करके आए हैं। तो पूरे प्रश्न पत्र को सावधानी से एक बार देख लें और उसको व्यवस्थित कर लें, और आपको समय कम न पड़े इसलिए पहले से आप अपने पास पूरे समय में से 10 मिनट का समय रिजर्व रखें। रिजर्व मनी आपको पता है ना, हमारे घरों में हमारी मदर जो है ना अपने पास रिजर्व मनी रखती हैं। हमें भी बहुत से लोगों की आदत होती है अपना कुछ लूज पॉकेट में कुछ लूज मनी रखते हैं, लेकिन उसी पॉकेट के अंदर, उसी पर्स के अंदर एक गुप्त खजाना रखने की जगह भी होती है जिसको हम छुपा के रखते हैं ताकि हमको आवश्यकता पड़ जाए तो हम फिर से उस पैसे को काम ले सकें। ठीक इसी तरह से 10 मिनट का ये समय बचा के रखिए। 2 घंटे में से आप 110 मिनट तक आप अपना पूरा इस्तेमाल करिए, लेकिन 10 मिनट का समय बचा के रखिए। ये 10 मिनट आपको क्या करने हैं उन पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। आपको सबसे पहले जो ध्यान रखने की बात है वो ये कि पसंदीदा, सरल और आसान इन प्रश्नों को आसानी से पहले कर दीजिए, ताकि आपका जो सोचने का समय है वहाँ नहीं लगेगा, वहाँ समय आपका रुकेगा नहीं। जो मालूम है ये प्रश्न सरल हैं, ये आसानी से आपको मालूम है, पसंदीदा खंड पहले अटेंड कीजिए, ताकि आप उस जो आपने मान लीजिए 30-30 या 20-20 30-30 मिनट आपने तीनों खंडों के लिए रखे थे, पता लगा कि पहला एक ऐसा खंड है जो 10 मिनट में आपका पूरा हो गया। आप उसमें बहुत सरलता से और आसानी से बाकी बचे हुए समय को दूसरे खंडों पर या जो कठिन प्रश्न हैं उनके लिए बचे हुए समय को वहाँ डाइवर्ट कर लीजिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सरल प्रश्न करने के साथ साथ शांति और धैर्य, मन को शांत बनाइए, अपने मन को धैर्य बनाए रखिए। कहते हैं ना कि जल्दी का काम, बोलिए, शैतान का काम। जल्दबाजी नहीं करें आप अपने प्रश्नों को हल करने में। 1 बार नहीं, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, वास्तव में प्रश्न पूछ क्या रहा है उसको ध्यान से देखिए। फुल स्टॉप और कोमा लगने मात्र से ही प्रश्नों के अर्थ बदल जाते हैं। रोको, कोमा मत जाने दो। रोको, कोमा मत जाने दो, और दोबारा रोको मत, कोमा जाने दो। हमने जहाँ कोमा का इस्तेमाल किया, एक ही वाक्य में 2 जगह अलग अलग हैं और दोनों अर्थ बदल देते हैं। तो ध्यान रखिए, प्रश्न को सावधानी से, एक एक शब्द को सावधानी से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और जैसे ही आप सावधानी से पढ़ेंगे क्लिक होगा तुरंत आपके मस्तिष्क में कि इस प्रश्न का सही, सरल और आसान उत्तर क्या है। तो आप इसका उपयोग करें। बचे हुए प्रश्नों के लिए भी आपको अपना समय बचा के रखना है, यानी जो बच जाएंगे प्रश्न उनके लिए भी आपको अपना टाइम मैनेजमेंट मेंटेन करके रखना है, क्योंकि अगर आपने सारा टाइम उन्हीं में टिक मार्क करने में पूरा कर दिया तो फिर आपके पास समय नहीं बचेगा। तो समय नहीं बचेगा तो 2 खतरे होंगे। पहला खतरा तो ये होगा कि बहुत सारे प्रश्न छूट सकते हैं। दूसरा खतरा ये होगा कि जो प्रश्न आपने कर दिए थे उनको फिर से आपने जांचा नहीं, परखा नहीं है। तो आप अपने पास प्लेंटी ऑफ टाइम, यू सेव द प्लेंटी ऑफ टाइम, अपने पास पर्याप्त समय बचा के रखिए, सुरक्षित करिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि जब एग्ज़ामी परीक्षा में परीक्षार्थी शामिल हो रहा है और उनके पास 20 मिनट बच गए, आधा घंटा बच गया, तो फिर वो आराम से बैठ के और बजाय उसको रिवीजन करने के, देखने के, वो इधर उधर टाइम ख़राब करते हैं। इसको देखा, उसको देखा, आगे वाले के
सीट पर गर्दन घुमा रहे हैं, पीछे की सीट वाले के क्वेश्चन को देखने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो हेड डाउन करके टेबल पर सोने का काम कर रहे हैं। ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना है आपको। परीक्षार्थी को काक चेष्टा वको ध्यानम की तरह काम करना है। अपने आप को पूरी तरह सावधान रहिए, बुगले की तरह सावधान रहना है, कौवे की तरह चेष्टा करनी है, कुत्ते की तरह निद्रा होनी चाहिए हमारी। कुत्ता 1 सेकंड में जग जाता है, तो आप परीक्षार्थी हैं, आप तो परीक्षार्थी में ये सारे गुण होने चाहिए। हमारे नीति श्लोक में ये बहुत सारे नीति वक्तव्यों में ऋषि मुनियों ने ये बात बहुत बार बार दोहराई है। हमारे शिक्षक भी यही सारी बातें कहते हैं। तो परीक्षा का समय बचाइए, क्योंकि यही टाइम आपको दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए कहा जाता है दूसरी परीक्षा भले ही आ जाएगी, लेकिन आप इस परीक्षा में जो गलतियां कर रहे हैं वो फिर आपको बहुत जीवन भर पश्चाताप करने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अपने बचे हुए समय को ध्यान से उपयोग कर लें। फिर आपको करना यह है कि आप जो आपने लिख दिया है उनको आप फिर से जांच लें। जब आपने पूरा पेपर कर लिया तो फिर से पढ़िए, पढ़ेंगे तो उसमें आपको फिर ध्यान होगा। कुछ प्रश्न जो छोड़ दिए थे आपने, उन छोड़े हुए प्रश्नों को आराम से अटेंड करिए, और हो सकता है कि आपका जो मेमोरी का लेवल है वो आपको वापस सपोर्ट करे, और जो कुछ 2-4 प्रश्न छूट रहे थे वो वापस आप सही करने की स्थिति में आ जाएं। और अगर कोई गलतियां हो गई हैं तो ठीक करने का अवसर भी मिलेगा। और ठीक करने के अवसर में जो बचा हुआ समय है, मैं फिर याद दिला दूं आपको कि वहाँ से देखना शुरू करिए जहाँ से आपने रोल नंबर भरे थे। अपने रोल नंबर से लेके डेट, टाइम, पेपर, इन सारी चीज़ों को चेक करिए, और उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके उन सारे प्रश्नों को हल करते चले जाइए। दोस्तों, मैंने अनुभव किया, मैंने हज़ारों विद्यार्थियों के साथ, लाखों विद्यार्थियों के साथ काम किया है। एज ट्रेनर, एज टीचर, एज प्रोफेसर मैंने काम किया। मेरा ये अनुभव है कि जिसके पास आत्मविश्वास है, जिसके पास आत्मबल है, वो इस दुनिया का सबसे धनी आदमी है। दिमाग में जो सबसे पहले आता है, आत्मविश्वास क्या कहता है? आत्मविश्वास कहता है कि अगर आपके दिमाग में किसी प्रश्न का सबसे पहले उत्तर आया है तो वही उत्तर सही है। मनोविज्ञान के शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। अगर आपको किसी भी प्रश्न, क्योंकि आपके पढ़े हुए को आपकी मेमोरी इमीडिएट क्लिक करती है, कंप्यूटर सेकंड भी नहीं लगाता और आपको उस जगह ले जाता जहां आपने सही उत्तर पढ़ा था। और यह आत्मविश्वास आप मेंटेन करके रखेंगे तो तुरंत आप सही प्रश्न को हल कर देंगे। तो याद रखिए कि दिमाग में जो जवाब पहले आता है वही सही होता है, इसको बदलने की कोशिश न करें। कई बार कन्फ्यूजन में ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा, और इस चक्कर में आप देखिए, आपने ऐसे केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो पहले एक बार सही उत्तर बोल चुके होते हैं, लेकिन उसके बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, और उसके बाद वो जब सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट पर जाते हैं तो वो गलत हो जाता है। मनोविज्ञान ये कहता है, और एक सर्वे ये बताते हैं, स्टडीज ये बताती हैं कि हमारे पास सबसे पहली नंबर पे हम जो काम सोचते हैं, जो परिणाम सोचते हैं, जो उत्तर सोचते हैं, वह सही होता है। तो उन पर काम कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि माना जाता है कि उत्तर, दरअसल में होता यह है कि कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में कन्फ्यूजन होने की स्टेज बन जाती है, लेकिन हमारा जो अचेतन मन है, वो अचेतन मन हमें बहुत मदद करता है, और वो जो उसके पास जो अचेतन मन के पास जानकारियाँ होती हैं वो मस्तिष्क के द्वारा हमारे पास भाषा के रूप में परिवर्तित होकर आ जाती हैं। हालांकि कई बार लोग इसे कहते हैं तुक्का लगाना, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप मन के, आत्मा के, मस्तिष्क के पहली पुकार को सुनिए। उसके आधार पर जब आप उत्तर देने की कोशिश करेंगे तो आपकी कामयाबी निश्चित रूप से आगे होगी, ज़्यादा होगी। आपको उत्तर पत्रक यानी आंसर शीट साथ साथ भरते चलनी चाहिए। बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने देखा है कि वो रफ पेपर पे नंबर 1 उसका A, B, C ऐसे कुछ भरते रहते हैं। एक तो जो एग्ज़ामिनर होता है वो आपका ऑब्जेक्शन करता है, वो आपको कुछ लिख कर ले जाने के लिए अनुमति नहीं देता, पेपर पे लिखने की अनुमति नहीं देता, रफ पेपर यूज करने की अनुमति नहीं देता, और इससे खतरा भी है। अगर मान लीजिए आपने कहीं कुछ लिखने का प्रयास किया है और अचानक फ्लाइंग स्क्वाड आती है तो वो आपको उन सारे चीज़ों को करते हुए देखती है तो आप पर डाउट करती है वो, इसलिए वो गलती नहीं करें। कोशिश कीजिए आप कि आप
उन प्रश्नों को जो आपको आते हैं उनको पढ़ते जाइए और आंसर शीट को साथ के साथ भरते चले जाइए। कुछ विद्यार्थियों की यह प्रवृत्ति भी होती है कि वो 5-10 प्रश्नों को देखने के बाद कहीं उस पर पॉइंट, हाँ कोई हल्का सा पेंसिल से या डॉट पेन से कहीं मामूली से बारीक बारीक आप पॉइंट डॉट लगाते चलें और 5 प्रश्न 10 प्रश्न के बाद आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, लेकिन इसमें भी छूटने की संभावनाएं रहती हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि प्रत्येक प्रश्न को सावधानी से पढ़िए और साथ में ही उसे अटेंड करते चलिए। अगर आपने ये किया तो आपको गलतियां कम होंगी, लेकिन कभी भी OMR सीट पर गोला लगाकर उत्तर मिटाने की रबर से, ब्लेड से, फ्लूइड से इस्तेमाल नहीं करें। ये साफ तौर पर मना किया हुआ है, यानी काटना पीटना किसी भी तरह का अलाउ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो फ्लूइड मंगा लेते हैं, इन्विजिलेटर भी नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, इन्विजिलेटर करते हैं, मना करते हैं कि साहब नहीं लगा सकते, फिर भी कई एग्जामिनी ऐसे होते हैं जो मानते नहीं हैं, जिद करते हैं, बहस करते हैं, तो वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए फ्लूइड पकड़ा देता है कि ठीक है आप फ्लूइड लगा लीजिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको रब कर देते हैं, ब्लेड से रब करना। कंप्यूटर बहुत आजकल जो आंसर शीट के स्कैनर होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। किसी भी तरह की कोई भी आपने उसमें गड़बड़ करने की कोशिश की है, रबर से मिटाया है, ब्लेड से मिटाया है, फ्लूइड से लगा के बदलने की कोशिश की है, क्रॉस लगाया है, वो स्कैनर उसको तुरंत रिजेक्ट कर देगा, उसको स्वीकार ही नहीं करेगा। तो ये सर्वथा वर्जित है, इसको बिल्कुल भी न करें आप। आपको मालूम ही है आपके जो हस्ताक्षर हैं वो कितने कीमती हैं। आप अगर अपने हस्ताक्षरों की कीमत देखना चाहते हैं तो अपने किसी दस्तावेज पर, ख़ास तौर पर बैंक के जो दस्तावेज हैं, किसी चेक पर देख लीजिए आप, या फिर आप किसी आधार के पेपर पे करके देख लीजिए या इनकम टैक्स के पेपर पे करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपके हस्ताक्षर कितने बहुमूल्य हैं। जी हाँ, ठीक इसी तरह से OMR सीट पर भी आप अपने हस्ताक्षर करना न भूलें। मैं पहले भी कह चुका हूँ ये बात, फिर दोहरा रहा हूँ कि आपको अपने बहुमूल्य हस्ताक्षर वहाँ दर्ज करने चाहिए और निरीक्षक से भी उस पर हस्ताक्षर करवा दें आप, ताकि आपका कॉपी का उत्तर पत्रक का जो पहला पार्ट है वो प्रॉपर पूरा हो जाए। कई बार हमने देखा है कि एक दिन में 2-2 प्रश्न, 2 पेपर होते हैं। सुबह आपने 10 से 12 एक पेपर दिया, उसके बाद 2 से 4 दूसरा पेपर आ गया। ये जो बीच का अंतराल होता है, ये अंतराल पिछले पेपर में मगजमारी करने का नहीं है। जो आप करिए आए उस पर आपको फोकस नहीं करना, आप कुछ नहीं करना है, वो तो हो चुका जो होना था। यू कैन नॉट चेंज दैट पेपर। आप उसमें किसी भी तरह का बदलाव अब नहीं कर सकते हैं, तो फिर उस पर अपना टाइम भी क्यों ख़राब करें। आने वाला जो पेपर, सेकंड पेपर जो होने वाला है, उस पर फोकस कीजिए। थोड़ा कूल होइए, शांत होइए, थोड़े से मन को रिलैक्स कीजिए और आपके पास समय है उतनी देर आप अगले प्रश्न पत्र की तैयारी कीजिए। कुछ पढ़िए, थोड़ा सा कुछ ठंडा, कुछ गर्म पीजिए, कुछ चाय कॉफ़ी, कोई लिक्विड पीजिए, शरबत पीजिए, शिकंजी पीना वो पीजिए, कुछ नाश्ता करना है नाश्ता कीजिए, अपने को एनर्जी दीजिए, मस्तिष्क को कूल कीजिए। किसी खुशबूदार छायादार पेड़ के बगल में खड़े होइए और अपने आप को तरल बनाइए, शांत बनाइए और फिर अगली पेपर की तैयारी में आराम से जुट जाइए। अगर आपने ये किया है तो आगे की सुध ले, बीती ताही विसारिए आगे की सुध ले ही। जो पीछे गुजर गया है उस पर अभी फोकस नहीं करना है। जब आज के दिन के 2 पेपर हैं और ये दोनों पूरे हो गए और अब कोई पेपर बाकी नहीं है, आपके आगे कोई नहीं करना, तब घर जाके बहुत आराम से आप अपने द्वारा अटेंड किए गए प्रश्नों पर फोकस कर सकते हैं। आपको, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिन्हें परीक्षा का फोबिया हो जाता है, डर हो जाता है उन्हें, और वो एग्ज़ाम फोबिया कहलाता है। ये एग्ज़ाम फोबिया आपके आत्मविश्वास को तोड़ देगा। आप जानते हैं ना, आप तो यूथ हैं, यूथ पाठशाला के हमारे सोल्जर हैं, मजबूत लोग हैं आप तो। उठाइए लठ, और कोई भी फोबिया आप पर हावी होने की कोशिश करे, लठ बजा दीजिए उस पर। कोई भी मन को, आपके शक्ति को, आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करे, किसी भी तरह की कोई शक्ति, कोई नेगेटिव फोर्स आप पर हावी होने की कोशिश करे तो आप उसको झटका दीजिए, मस्तिष्क को, गर्दन को झटका दीजिए
ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, सच कह रहा हूँ आपसे। मनोविज्ञान में इन सारे तथ्यों का बहुत गहरा असर है। अगर आपने अपने बॉडी लैंग्वेज से आपने कंधे उचकाए, मस्तिष्क को झटका दिया, गर्दन को हिलाया, थोड़े से मुस्कुराए, प्रसन्न हुए, मिट्टी झाड़ी, ऐसे स्मृति पर नेगेटिव जो फोर्स आ रहे थे, मेमोरी आ रही थी, कोई आपके मस्तिष्क को अचेत करने की कोशिश कर रहा है, उन सब को हटाइए। तो फोबिया को दूर भगाइए, फोबिया को अपने से पूर्ण करिए। हटा देंगे अगर आपने फोबिया हटा दिया तो क्या होगा? मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। अपने दिमाग की लाइट जला दीजिए, आप बत्ती जलाइए अपने आप। यू फील दैट यू आर ए कंप्लीट पर्सन, यू आर ए कंप्लीट पर्सन, यू आर ए कंप्लीट मैन और कंप्लीट वूमेन। आप परीक्षार्थी की तरह हैं तो आप मानिए कि आप तैयार हैं, 100% तैयार हैं आप। आपने 6 महीने, साल भर, 2 साल अपनी तैयारी की है। आपने एक एक प्रश्न को कई एंगल से देखा है। तो फिर अपने ऊपर भरोसा क्यों न करें हम? हमें कौन रोक रहा है अपने ऊपर भरोसा करने से? और अगर हमने अपने आप पर भरोसा किया, अगर मैंने खुद पर भरोसा किया है तो लोग भी मुझ पर भरोसा करेंगे। आपने अगर अपने पर भरोसा किया है तो दूसरे लोग भी आप पर विश्वास करेंगे। तो आप अपने आप में पूर्ण हैं। परीक्षा की जो रणनीति है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कीजिए और अपने भ्रम को, चिंता को, तनाव को, इन सब को एक झटके से भगा दीजिए। 100% सफलता आपके राह को देख रही है। सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है और वो दरवाज़ा आपके घर का नहीं है। जी हाँ, वो दरवाज़ा है आपके परीक्षा कक्ष का दरवाज़ा। वो परीक्षा कक्ष के दरवाजे पर वो सफलता दस्तक दे रही है और वो कह रही है कि मैं आपका वर्ण करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ लेकर चलिए। तो ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। जब आप ये महसूस करेंगे यस आई कैन डू, मैं इसे कर सकता हूँ, तो फिर आप पूर्ण हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। कई बार हमने देखा है कि हमको मन में ये भ्रम हो जाता है बहुत सी बार कि मुझसे ज़्यादा हम उसको आता होगा। आपके सेंटर पर, आपके कक्ष में संयोग से आपका कोई साथी परीक्षा देने के लिए आ गया है, तो आपके मन में ये अनावश्यक चिंता और विश्वास या अनावश्यक रूप से ये खतरा खड़ा हो रहा है कि उसको ज़्यादा आता है, या फिर परीक्षा में बाकी लोगों का बहुत तेज़ गति से करते हुए देख रहे हैं, तो आपके मन में भय पैदा हो जाता है। आपने किसी कैंडिडेट को, किसी स्टूडेंट को, किसी गर्ल को, किसी बॉय को बहुत परफेक्टली अपना पेपर करते हुए देखा तो आपको घबराहट हो गई। वो देख ही नहीं रहा इधर उधर, उसने गर्दन भी नहीं हिलाई, पानी भी नहीं पिया, किसी से कुछ पूछा भी नहीं, और बहुत तेज़ी से वो काम कर रहा है। ज़रूर मुझसे ज़्यादा आता होगा। जी नहीं, आप मानकर चलें कि परीक्षा कक्ष में जितने लोग बैठे हुए हैं उस एग्जामिनेशन सेंटर में वो सब बराबर हैं, कोई भी आपसे ज़्यादा नहीं है। नो वन इज़ देयर बेटर देन यू। वहाँ उपस्थित लोगों में कोई भी आपसे अधिक जानकार, कोई भी आपसे अधिक प्रभावशाली, कोई भी आपसे अधिक शक्तिशाली ज्ञान की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से नहीं है। जितने लोग बैठे हैं सब बराबर हैं। ऑल द पीपुल which are selling in the boat are in the same position। एक नाव में बैठे हुए लोग सब बराबर हैं और उनके जीवन की प्रत्याशा, होप ऑफ द लाइफ इज इक्वल। अगर वह नाव डूबती है तो सबको लेकर डूबेगी, और अगर वह नाव चलती है, तैरती है, तो सभी लोगों के लिए गंतव्य तक पहुंचाएगी। तो परीक्षा हॉल में आप बैठे हैं तो सब बराबर हैं। आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ लोग आपसे ज़्यादा जानते हैं, कुछ लोग आपसे कम जानते हैं। आप ये मानकर चलें कि सब लोग बराबर हैं और आपको जितना आता है उतना ही और लोगों का आता होगा। आप किसी की प्रतिभा से, किसी की बॉडी लैंग्वेज से, किसी के प्रश्न को अटेंड करने की स्पीड से, किसी के द्वारा चेहरे पर दी गई अभिव्यक्ति से कोई प्रभाव अपने ऊपर मत पड़ने दीजिए। अगर आपने ये सब तय कर लिया है तो फिर आप मानकर चलिए कि परीक्षा तू मुझे क्या हराएगी, मैं तुझे हराऊंगा। ये जो मन का भाव है ना, यह बहुत बड़ी चीज़ है। परीक्षा से जो घबराहट है, उस घबराहट के कारण अगर जी मिचलाने लगे, तनावग्रस्त हो जाएं हम, परेशान हो जाएं हम,
कै आने लगे, उल्टी आने लगे, हेडेक होने लगे, सर दर्द होने लगे। अनावश्यक रूप से तनाव के कारण जो प्रसन्नता थी हमारे चेहरे पर, आप तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान आपने पढ़ा है, हमारे मुस्कुराने पर हमारे चेहरे की 56 मांसपेशियाँ एक साथ खिलती हैं और तनाव में वो घटकर 20-18 रह जाती हैं। तो सारी मांसपेशियों को सक्रिय होने दीजिए, पूरे मस्तिष्क के रोम रोम, पूरे शरीर के रोम रोम में प्रसन्नता के भाव को व्याप्त होने दीजिए। तो परीक्षा को चुनौती दीजिए, रणनीति बनाइए, अपनी मनोदशा को अनुकूल बनाइए और बताइए कि मेरी परीक्षा की रणनीति बेहतर है, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, इसलिए मैं परीक्षा से तनावग्रस्त नहीं हूँ, मैं परीक्षा को निश्चित रूप से अपने अनुकूल, अपने तरीके से हल करके जाऊँगा और मैं सफलता प्राप्त करूँगा। अगर ये आपने मन में भाव कर लिया है तो निश्चित रूप से आपकी सफलता को कोई नहीं रोक पाएगा। और लेकिन एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आपको ये कहें कि तनावग्रस्त मत होइए। आई से यू मस्ट फील टेंशन। आई से मनोविज्ञान कहता है कि स्ट्रेस होना जरूरी है, स्ट्रेस होना जरूरी है। मैं आपको छोटे छोटे उदाहरणों से स्ट्रेस के एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एक छोटा सा गुब्बारा लीजिए, वो गुब्बारा जब तक उसमें स्ट्रेस, तनाव नहीं है, वो लटका हुआ है, कोई काम का नहीं है। लेकिन जब आपने उसमें हवा भरना शुरू किया तो फूल गया और फूलने के बाद वो स्ट्रेट खड़ा हो सकता है। चाहे वो गाड़ी का पहिया हो या वो गुब्बारा हो या फिर कोई फल हो या फिर कोई फूल हो, इन सब को देख लीजिए, या फिर मनुष्य की अपने चेहरे की आकृति हो। लोग कहते हैं अरे भैया गर्दन क्यों लटकी हुई है तेरी, इसका मतलब तनावग्रस्त हो आप। अगर तनावग्रस्त हो तो गर्दन लटकनी नहीं चाहिए, तनावग्रस्त हैं तो गर्दन स्ट्रेट हो जानी चाहिए, सावधान, सीधे हो जानी चाहिए आपकी गर्दन। तो ये जो परीक्षा की जो व्यवस्था है इसमें थोड़ा सा तनाव, हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी रात जगें, सुबह पेपर है और पूरी रात जगें, वो नहीं, चिंता होनी चाहिए। लेकिन ये चिंता कैसी होनी चाहिए? चिंता होनी चाहिए कि सुबह 5 बजे उठना है तो आपका मस्तिष्क खुद अलार्म सेट कर ले कि 5 बजे अलार्म बजने से पहले आपको क्लिक हो जाए, आप खड़े हो जाएं। आपका जो मनोविज्ञान कहता है कि एक निश्चित स्तर का तनाव हमें उम्दा कार्य करने के लिए, बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। छोटे छोटे प्रतियोगिताओं में, कॉम्पिटिशन्स में अगर आप जाएंगे तो उन बच्चों को देखिए, आप जो छोटे बच्चे हैं दौड़ लगा रहे हैं तो वो कितने ऊर्जा और उत्साह से भरे हुए हैं। उनके चेहरे पर एक हल्का सा तनाव है क्योंकि वो उस दौड़ में अव्वल आना चाहते हैं, फर्स्ट आना चाहते हैं। तो ऐसे तनाव को ज़रूर अपने साथ कैरी कीजिए, लेकिन याद रखिए तनाव पर आप हावी रहें, तनाव आप पर हावी न हो जाए। अगर तनाव आप पर हावी हो गया तो सारा काम चौपट हो जाएगा। लेकिन आप अगर तनाव पर हावी रहते हैं, अपने आप को खुद ही चुनौती देते रहें, अपने लिए लक्ष्य खुद ही तय करते रहें, अपने लिए अगला मुकाम खुद तय करते रहें। अगर आपने ये चुनौतियां खुद ने दी हैं अपने आप को तो सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। तो तनावग्रस्त होना बुरी बात नहीं है, तनावग्रस्त रहें, लेकिन ध्यान रखिए ये तनाव हल्का फुल्का हो, जिसको आप हैंडल कर सकें, जिसको आप बियर कर सकें, जिसको आप सहन कर सकें। कहते हैं ना, दर्द सहन करने की सीमा होती है, तनाव सहन करने की भी एक सीमा होती है। उतना तनाव अपने पास रखिए। लोग कहते हैं डर के आगे दुनिया है, मैं कहता हूँ डर के आगे नौकरी है। आप किसी नौकरी की तलाश में निकले हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं, तो कंपटीशन में शामिल हो रहे हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, थोड़ा सा डरने की आवश्यकता है, थोड़ा सा अपने आप को अपडेट रखने की आवश्यकता है। अगर आप थोड़े से डरते रहेंगे तो लक्ष्य से विचलित नहीं होंगे आप। परीक्षा की यही घड़ी हमें डरने के साथ मुकम्मल सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए आपको इस संदर्भ में फिक्र करने की आवश्यकता है, सकारात्मक सोचिए और सुनिश्चित कीजिए और याद रखिए कि अगर आप डर रहे हैं इसका मतलब आप सफलता की सीढ़ियों पर बढ़ रहे हैं। अगर आप डर रहे हैं तो याद रखिए आप सफलता की सीढ़ियों पर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो डर के चलता है उसके फिसलने का चांस नहीं होता, वो गिर नहीं सकता। क्योंकि यह दूसरे शब्दों में यह डर हमारी सावधानी का प्रतीक है। ये डर नहीं है मूलतः, यह डर हमारी सावधानी का प्रतीक है। हम अवेयर हैं, हम सावधान हैं और ये डर जो है
हमें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। आप कभी कुछ नहीं भूलते हैं, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे परीक्षार्थियों को मैंने देखा है, वो कई बार कहते हैं साहब परीक्षा से पहले तो सब कुछ याद था, लेकिन वहाँ गया और एकदम मस्तिष्क शून्य हो गया और ऐसा लगा जैसे कुछ भी याद नहीं है। ये परीक्षा का भय नहीं है, दरअसल में आपने बिना लड़े ही हथियार डालने का तय कर लिया है। अगर आप लड़कर के हथियार डाल देते, लड़के पराजित हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये भ्रम क्यों हुआ कि आपको कुछ याद नहीं है? मनोविज्ञान कहता है पढ़ा हुआ व्यक्ति कभी कुछ नहीं भूलता। आप अपने आप को भरोसा दिलाइए। आपके पास जो ये मस्तिष्क रूपी जो कंप्यूटर है, और इस मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर में जो इंटेलिजेंस भरा हुआ है, जो इसमें आपके पास बौद्धिक है, क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, बौद्धिक कौशल है, ये बौद्धिक कौशल हमें बार बार ये कहता है कि हम कुछ नहीं भूलते हैं जो हमने पढ़ा है। मैं तो बार बार दोहराता हूँ इस बात को कि पढ़ा हुआ, बुना हुआ, गुना हुआ और सुना हुआ मनुष्य कभी नहीं विस्मृत करता है, बशर्ते सावधानी ये है, बशर्ते कि मनुष्य सावचेत होकर, सावधान होकर पढ़े, सावधान होकर सुन ले। 10 बार सुनने से याद नहीं होगा। हम हजारों गाने हैं जिनको कई बार सुना है हमने। आप कार में, टीवी पे, रेडियो पे कई बार सुनते रहते हैं, चलते हुए सुना है, लेकिन याद नहीं हुआ। लेकिन एक ही गाना अगर आपको प्रेरित होने वाला है, मोटिवेट करने वाला है, और आपने सावधानी से सुना, एक बार सुना, उसकी राग भी याद हो जाएगी और उस गाने का अर्थ भी याद हो जाएगा। ठीक यही बात परीक्षा के संबंध में भी है। आप अपने दिमाग को संतुलित रखिए। दिमाग न तो शून्य होता है, न वाइट वाश होता है, न वहाँ पर कोई बड़ा गोला बनता है। यह हमारे मन का भ्रम है। हमने अचेतन मन में अपने आप को अगर यह डराने के लिए इन सारे वाक्यों को, इन सारे शब्दों को जमा कर रखा है, तब तो, वरना सीधी सी बात है, हमारे पास ऊर्जा है, हमने जो कुछ याद किया है हम उसे कभी नहीं विस्मृत होता है, हमसे वो कभी नहीं भूलता। और इसलिए आपको यह याद रखना है कि आप कुछ भूले नहीं हैं। और जब आप ये याद रखेंगे मैं कुछ भूला नहीं हूँ, तो जिस प्रश्न को आपने पढ़ा था उसका उत्तर हो सकता है कि 10 प्रश्नों के बाद आपको याद आ जाए, 20 प्रश्नों के बाद याद आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि पूरे प्रश्न आप कर लें उसके बाद आपको याद आ जाए, लेकिन वो याद परीक्षा में ही आ जाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। तो आप कुछ नहीं भूलते हैं, इस बात पर फोकस करें। आप ये भी ध्यान रखें कि हम अपने आप में सुनिश्चित तौर पर समय पर एक्टिव अपने आप हो जाते हैं। हम ये देख लें कि कई बार ऐसा लगता है ना आपको कि साहब हम भूल गए या हमें कुछ याद नहीं रहा। ऐसा नहीं है। ये जो ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी में जो मेंटल स्टेटस है हमारा, उस मेंटल स्टेटस की बहुत खूबसूरत बात यह है कि टाइम पर ये अपने आप अलर्ट और एक्टिव हो जाता है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि अगर हम किसी मुसीबत में फंस जाएं तो उस मुसीबत से, उस संकट से बचने के लिए हमारी जो जीने की इच्छा है वो हमें पूरी प्रबलता के साथ, ताकत के साथ, शक्ति के साथ विकल्प भी तलाश, अवसर प्रदान कर देती है और बचने के उपाय भी बता देती है। परीक्षा में भी वही मनोवैज्ञानिक स्थिति काम करती है। तो निश्चित समय पर हमारा मस्तिष्क एक्टिव हो जाता है। इसलिए आप स्वयं एक्टिव रहें। बस आपको अपने आप को, अपने भ्रम को दूर करना है। और आप याद रखें, आप ये कर सकते हैं। और आप क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आप जुझारू हैं। आपने परीक्षा की तैयारी के लिए कितना समय दिया? आपने अपने आप को परीक्षा की तैयारी में झोंकने के लिए कितने सामाजिक कार्यों से अपने आप को दूर रखा? आपने कितने फिल्मों को देखने के लोभ पर कंट्रोल किया? आपने कितने दोस्तों से बात करने के लिए फ़ोन पर, मोबाइल पर बात नहीं की? ये छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन मैं परीक्षा के बारे में बहुत डिटेल में काम कर चुका हूँ। अगर आप इस जुझारूपन को इस तरह से कन्वर्ट कर लें कि मैं खाना नहीं खाता, मैं पानी नहीं पीता, मैं नींद पूरी नहीं लेता,
मैं घबराहट के कारण चाय दिन में 40 चाय पी जाता हूँ लेकिन खाना नहीं खाता। ये विकृतियाँ हैं, ये जुझारूपन नहीं है। जुझारू वह व्यक्ति होता है जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में धैर्य, साहस और अपने चेतना और अपनी क्षमता को पहचान कर रखता है और वो अपने आप को किसी भी तरह कमज़ोर नहीं पड़ने देता है। जूझते हुए आगे बढ़ना आपकी फितरत है। सफलता आप उन्हीं को मिलती है जो संघर्ष करते हैं। आपके लिए परीक्षा में जो 2 घंटे का समय है, बाहर आप कितने जूझ रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। कितने दूर दूर से कहाँ से पुस्तकें लाए थे आप, किन किन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आप गए थे, किन मित्रों के साथ बैठकर आपने कौन कौन से पाठ याद किए थे, इस सब का कोई अर्थ नहीं है। वह जुझारूपन केवल उन 2 घंटे में झलकना चाहिए जहाँ पर परिणाम आपको देने के लिए भेजा गया है या आप पहुँचे हैं। जी हाँ, वो परीक्षा कक्ष है जिस परीक्षा कक्ष में जुझारूपन, लेकिन वह उस परीक्षा कक्ष का जुझारूपन आपके कलम और आपके मस्तिष्क के माध्यम से ही अभिव्यक्त होगा। वहाँ कोई आपको कुश्ती नहीं लड़नी है, वहाँ किसी तरह से अब्यूज़ लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है, वहाँ क्रोध नहीं करना है, वहाँ किसी तरह से अपने आप को डिमोरलाइज नहीं होने देना है, वहाँ अपने आप को असंतुलित नहीं होने देना है, एग्जामिनर से, दूसरे साथियों से किसी भी बात पर अपने आप को उलझने नहीं देना है। ये जुझारूपन भिन्न किस्म का है और इसमें आप अपने आप को झोंकिए। आपके लिए परीक्षा में सम्मिलित होना सम्मान का समय है, ये गौरव का पल है, ये गौरव का पल है। जी हाँ, आप जो परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं ये कोई साधारण समय नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, ये गौरव का पल है, ये सम्मान का समय है, यह आपकी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा को एक मंच पर प्रस्तुत करने का समय है। और ये 2 घंटे का समय आपके जीवन की दिशा बदलने वाला समय है। आपको तय करना है आप इन सम्मान के पलों को कैसे आनंद के साथ लेना चाहते हैं, जीना चाहते हैं इन्हें, आप कैसे इनसे प्रसन्न होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इस सम्मान को महसूस कीजिए। आपने फार्म भरा, आपने तैयारी की है और तैयारी करके आप परीक्षा हॉल तक पहुँचे हैं। कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं जा सकता वहाँ, कोई दूसरा व्यक्ति तो ये सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता फर्स्ट ग्रेड के एग्जामिनेशन देने का, सेकंड ग्रेड का एग्जामिनेशन, पटवारी का, पुलिस का, इंस्पेक्टर का, आरएएस का, आईएएस का। जो तैयारी करता है उस सम्मान का हकदार वही है। उस टेबल पर, उस परीक्षा कक्ष पर, उस केंद्र पर जाकर वही व्यक्ति बैठ सकता है जो इन कंटीले मार्गों से होकर चलकर आगे आया था। आपको इस अवसर पर आगे बढ़ने के लिए यह सम्मान आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप जुझारू हैं तो सम्मान के हकदार हैं, सम्मान प्राप्त कीजिए और जाइए आप, और जाकर परीक्षा में बैठिए। यहाँ आपके गले में कोई माला नहीं पहनाएगा, यहाँ आपके सर पर कोई ताज या साफा नहीं पहनाएगा, आपको शॉल नहीं पहनाएगा, लेकिन उस परीक्षा भवन का जो गरिमापूर्ण, गंभीरता से भरा हुआ, आपके प्रति विश्वास के साथ सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ वह पूरा परिवेश आपको सम्मान दे रहा है। उस सम्मान के साथ जीना सीखिए, उस सम्मान को आत्मसात कीजिए और आगे बढ़िए। अगर आपने ये काम किया, देख लीजिए आपको क्या करना है। T20 के उन खिलाड़ियों को याद कीजिए जो खिलाड़ी पहली ही बॉल पर छक्का मारते हैं। परीक्षा के प्रथम पड़ाव पर, यानी अगर प्रारंभिक परीक्षा भी हो रही है तो कोताही नहीं बरतनी है। अगर आपने जरा भी कमजोरी दिखा दी तो पहले ही मुकाबले में आप क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। और अगर आपने पहली ही गेंद पर छक्का मार दिया तो आपका आत्मविश्वास बल्ले बल्ले होगा और आप फिर धड़ाधड़ छक्के पर छक्के मारेंगे। आप युवराज सिंह होंगे। 1 ओवर में 6 छक्के का कीर्तिमान आपका इंतजार कर रहा है। जी हाँ, मैं ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों और परीक्षार्थियों को जानता हूँ जिन्होंने एक के बाद एक 5, 6, 7, 8 कई परीक्षाएं दी और हर परीक्षा में सफल हुए, मेरिट में आए, और उसके बाद नौकरी कौन सी करनी है ये तय करना उनके लिए मुश्किल था। आपके पास वो क्षमता है, आपके पास वो योग्यता है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। क्रिकेट की भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आप बिना वेट किए सफलता के लिए पहले छक्का मारिए ताकि आपका उत्साह और आपका उमंग बने रहे।
आपको पहली बार में ही ये भी समझने की आवश्यकता है कि जूझ पड़ो और कूद पड़ो। प्रतियोगी परीक्षा के लिए शर्त यह है कि केवल पढ़ाई होने, खूब पढ़ लिया, बहुत पढ़ा, रात भर जगे, दिन भर जगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट गए, 6 घंटे की कोचिंग की, दिन रात लग करके 24 घंटे में से 18 घंटे, अरे साहब 18 घंटे क्या, मैं तो 22 घंटे पढ़ता हूँ। ये जो जुझारूपन है, ये पढ़ाकू होने की शर्त तो प्रश्न पूरी कर रहा है, लेकिन सफलता की शर्त ये नहीं है। सफलता के लिए क्या बताया जाता है? सफलता के लिए बताया जाता है अपनी सारी ऊर्जा को संकलित करिए, एक जगह लाइए और एक जगह लाकर आप एक साथ मैदान में डटकर खड़े रहिए और फिर शॉट पर शॉट मारते चले जाइए। आपने जो पढ़ाई की है, आपने जो तैयारी की है, यह 2 घंटे का समय है। विराट कोहली हो या रोहित, क्रिकेट के मैदान पर जो तैयारी, आप कितनी प्रैक्टिस करके उतरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। परिणाम वहाँ दिखाना है जहाँ दिखाने की ज़रूरत थी। शर्त यह है कि आप हर बॉल को सावधानी से जज कर सकें। शर्त यह है कि आप हर प्रश्न को सावधानी से जज कर सकें, उसको स्पिन होकर आपका संशय में नहीं पड़े आप, और आपका विकेट आउट नहीं होने देना है। आपको पूरे सावधानी के साथ जूझना है, मैदान में कूद पड़ना है, और जो मैदान में कूद जाता है वही सफलता को अर्जित करता है। दोस्तों, कौन कहता है कि आपके पास गुण नहीं है? मुझसे पूछिए। मैं अपने परीक्षार्थियों को, अपने विद्यार्थियों को जानता हूँ। गुणों की खान हैं। आपके पास कितने अद्भुत गुण हैं ये आपको भी पता नहीं है। आपके पास मुकम्मल रणनीति है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, व्यावहारिक चिंतन है, समय पर काम करने की ऊर्जा है, आपके पास समय पर काम करने की क्षमता है, अनुशासन है, देश के सुसभ्य नागरिक हैं, और परीक्षाओं में सफलता अर्जित करने के लिए आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। और गुण किसको कहते हैं? यही तो गुण हैं। तो आपके पास खजाना है अपने गुणों का, और इस खजाने को आप महसूस कीजिए। आप माला माल हैं, आप संपन्न हैं, खजाने के मालिक हैं, और ये जो गुण हैं, यही गुण आपको सफलता के सीढ़ियों पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इन 2 घंटे में, जो परीक्षा के 2 घंटे हैं हमारे पास, अपने इन सारे गुणों को वहाँ उतार कर रख दीजिए, और फिर देखिए सफलता आपको कैसे नहीं मिलती है। आप देखिए हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कौन बढ़ता है, कैसे हम जीतते हैं। आप देखते चलिए। आपके पास विजन होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, एफर्ट होने चाहिए, और ये सब मिलकर कौन कहता है सफलता नहीं मिलती? सक्सेस आपके पास सामने होती है। तो ध्यान रखिए, जीतता वही है जो संपूर्ण शक्ति के साथ लड़ता है। आधे अधूरे मन से कोई भी लड़ाई नहीं जीती जाती। परीक्षा की तैयारी की है आपने अगर पूरे दमखम के साथ, पूरी तैयारी के साथ, तो इन परीक्षा के 2 घंटों में अपना बेस्ट दीजिए, और सफलता आपके मार्ग चूमने के लिए तैयार खड़ी है, आपके चरण चूमने के लिए तैयार खड़ी है, आपके सिर पर ताज रखने के लिए तैयार खड़ी है। तो दोस्तों, हमने आज आपके साथ एक बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जीवन बदलने के लिए आज का यह एपिसोड बहुत काम का होगा। फिर याद दिला दूं, इस एपिसोड को स्टॉक में रखिए, रिजर्व में रखिए, जीवन भर काम लीजिए, और जब जब भी आपको चिंता सताने लगे इस एपिसोड को देखिए। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से संतुष्टि मिलती है और आनंद आता है तो हमसे जुड़िए और हमारे पास अपने प्रश्नों को भेजिए। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं।